हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, टीसीएस के रिजल्ट पे मार्केट ने आज अपना रिएक्शन दे दिया है और जैसे तबाही की कुछ लोग आशंका जाहिर कर रहे थे, बड़ा ही सबड्यूड सा रिस्पांस मार्केट ने दिया है। कोई ऐसी बड़ी तबाही आंधी तूफान आया नहीं। मार्केट हालांकि आज लगभग 250 पॉइंट अप था और उसमें टीसीएस का कंट्रीब्यूशन, मतलब टीसीएस जो है 1% से भी कम ऊपर गया था। तो मैंने सोचा कि आज जरा टीसीएस का रिजल्ट और ये क्या बताता है इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में, टीसीएस का रिजल्ट बाकी कंपनीज के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, इसके ऊपर ही एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों, टीसीएस मायने इसलिए रखता है क्योंकि एक वक्त था जब ये इंडिया का लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी था और आप ये कह लीजिए कि आईटी जितना भी सेक्टर है, जितनी भी कंपनीज हैं, वो टीसीएस और इन्फोसिस ये क्या डायरेक्शन ले रहे हैं, इस पे एनालिस्ट लोग जो हैं अपना व्यू बनाते थे मिड साइज कंपनीज के लिए, दूसरे बड़ी कंपनीज के लिए। टीसीएस का जो रिजल्ट आया उसमें जो सबसे स्ट्राइकिंग मुझे पॉइंट नजर आया, जो बहुत कम लोगों ने देखा, वो ये है कि टीसीएस ने 9000 नए रिक्रूटमेंट किए हैं। अब जिस तरीके की बातें चल रही हैं मार्केट में कि इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज का रेवेन्यू मॉडल खतरे में है, इंडियन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू मॉडल खतरे में है, मैंने भी ये चीज दोहराया, सारे लोग दोहरा रहे हैं, परंतु सवाल ये उठता है कि यदि रेवेन्यू मॉडल खतरे में है तो फिर टीसीएस हायरिंग क्यों कर रहा है, और वो भी अच्छी खासी हायरिंग की है। 9000 की हायरिंग ऐसे सिचुएशन में जब जॉब मार्केट मरा पड़ा हुआ है, ऐसे टाइम में टीसीएस का 9000 लोगों का हायरिंग करना, ये एक इंडिकेशन दे रहा है, एक हिंट दे रहा है कि जितनी मंदी की हम आशंका लगा रहे थे उतनी मंदी दिख नहीं रही है। ठीक है, आप देखें अगर तो टीसीएस अपने 52 वीक हाई से 1/3 यानी लगभग 33% जो है 35% डाउन चल रहा है, जो इसका 52 वीक हाई था। इन्फोसिस लगभग 40% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। तो जो मार्केट ने सोचा था कि भाई ये रिजल्ट जो है बड़ा ही मतलब खराब सा है, खराब सा इसलिए है क्योंकि मार्जिन जो है वो टीसीएस का कम हुआ है, एबिट मार्जिन जिसको बोलते हैं वो कम हुआ है। ठीक है, और 130 पॉइंट कम हुआ है, 25.3% था लास्ट क्वार्टर में, इस बार 24% है। तो इस कारण से थोड़ा सा एक ये लग रहा है कि भाई कंपनी के ऊपर में कहीं प्रेशर है, रेवेन्यू बढ़ रहा है आपका पर मार्जिन घट रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन घट रहा है। ठीक है, तो ये बताता है कि भाई प्राइसिंग स्ट्रक्चर आपके फेवर में नहीं है। क्लाइंट आपका गर्दन मरोड़ के आपसे नए कॉन्ट्रैक्ट जब साइन कर रहे हैं तो रीनिगोशिएशन बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। पर जहां एक तरफ हायरिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है उस और रेवेन्यू भी बढ़ा है, डॉलर टर्म्स में इसका रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो अगर आपका डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू बढ़ रहा है दोस्तों, तो दैट इज ए गुड साइन। सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज जो मुझे टीसीएस के रिजल्ट में लगी वो ये लगी कि दोस्तों जितनी भी आईटी कंपनीज हैं इनका कोर सेगमेंट जो रहता है वो बीएफएसआई रहता है। ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। टीसीएस का भी रेवेन्यू लगभग 40% जो है वो बीएफएसआई सेक्टर से आता है, 40% के 39-40% के आसपास में आता है। बीएफएसआई सेक्टर में किसी भी तरीके की कमजोरी नजर नहीं आई। बीएफएसआई सेक्टर खूटा गाड़ के जो है वो टंगा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीसीएस को जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है हेल्थ केयर से और कंज्यूमर रिटेल से आ रहा है। अब आपको मालूम है कि जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें ईरान वॉर चालू था, अमेरिका ईरान वॉर, इसके कारण से बहुत सारे कंज्यूमर रिटेल कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट जो है वो या केपेक्स जो है आईटी पे जो एक्सपेंडिचर है उसको बैक बर्नर पे डाल दिया था। तो उन्होंने बैक बर्नर पे डाला कंज्यूमर रिटेल ने। आपने देखा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है सीपीआई, इन्फ्लेशन अमेरिका में कितनी तेजी से भागा है। देखिए ये सारी छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। आप बोलोगे कि आईटी कंपनी का क्या लेना देना है भाई इन्फ्लेशन इन सब से, अरे आईटी कंपनी जिन लोगों से कमा रही है उनको तो लेना देना है इन्फ्लेशन से। तो ये जो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज जो हैं, आई मीन
कंजम्पशन साइड की जो कंपनीज है, रिटेल कंपनीज जो है, बड़े बड़े ये हो गए, मार्ट्स हो गए, बड़े बड़े रिटेल चेन्स हो गए, ग्रोसरी शॉप्स हो गए, ये सारे जो है बहुत सारों को टीसीएस जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में या अपने आईटी एक्सपेंडिचर में किसी भी तरीके से रुकावट लाए या बैक बर्नर पे रखें, तो उसका आपको रिपरकशन जो है वो टीसीएस के रेवेन्यू पे भी नजर आएगा। तो हमें नजर जो आया है वो रिटेल और हेल्थ केयर तरफ से आया है, बट जो इसका मेन गढ़ है बीएफएसआई वो इंटैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 40% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक मेरे को काफी पॉजिटिव लगा, अपार्ट फ्रॉम हायरिंग, जो मैंने आपको बोला कि हायरिंग भी कर रहा है और डॉलर टर्म्स में भी रेवेन्यू कोई घटा नहीं है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें जो हैं ये पॉजिटिव गई। नेगेटिव में जो चीज जा रही है वो ये जा रही है कि एबिट मार्जिन मैंने आपको बताया कि कम हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन। वहीं दूसरी तरफ जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो 21% से बढ़ रहे हैं, जबकि आपका रेवेन्यू उस रेशियो से नहीं बढ़ रहा है। तो मतलब आपको अपने प्रोडक्ट के सेलिंग में काफी मेहनत डालनी पड़ रही है, आप ऐसा समझ मतलब मान के चलिए। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में जो है, मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर में तो वैसे भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाला नहीं था किसी भी एनालिस्ट ने या रिसर्च फर्म ने। अच्छा, आप लोग एक सवाल बहुत बार करते हो कि मैं ये है रिसर्च फर्म्स गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, इनका क्यों हवाला देता हूं। जैसे गोल्डमैन ने बाय टारगेट दिया है, टीसीएस के ऊपर में कितने में दिया है, मैं आपको सारे रिसर्च फर्म के टारगेट प्राइसेस भी बताता हूं। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट दिया है 2200 का, ये सब 1 ईयर टारगेट रहते हैं। टीसीएस का टारगेट 2200 रुपए का दिया है। गोल्डमैन ने बाय टारगेट दिया है, मॉर्गन स्टैनली न्यूट्रल है, उसने इक्वल वेट दिया है। गोल्डमैन जो है उसने बाय टारगेट दिया है और उसने पर बाय रिकमेंडेशन देने के बाद भी उसने प्राइस टारगेट कम किया है, 2410 पहले था, उसको काट के 2370 किया है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट है यानी बाय है और उसने 2400 का टारगेट दिया है। उसके अलावा हमारे जो इंडियन फर्म्स हैं, जैसे कोटक हो गया, कोटक सिक्योरिटी, ये बड़ा ही बुलिश है, इसने 2450 का दिया है। एक्सिस उससे भी ज्यादा बुलिश है, उसने 2500 रुपए का दिया है। ठीक है, बट दो बाहर की फर्म्स हैं, एक जेफरीज जिसने अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया टीसीएस को, 1800 का टारगेट दिया है, और सिटी जिसने की सेल दिया है टीसीएस पे रेटिंग और कहा है 1825 रहेगा, मतलब 1 साल के दौरान कभी आएगा। ठीक है, वो प्राइस टारगेट दिया है। अब आप लोग का जो मूल सवाल रहता है कि भाई मैं ये रिसर्च फर्म्स जो हैं इनकी बात को क्यों इतना तवज्जो देता हूं। दोस्तों, 2-3 चीजें समझने की जरूरत है। पहला ये है कि मैनेजमेंट के साथ में मैं और आप डेली इंटरैक्ट या मंथली या वीकली नहीं कर सकते। ये एनालिस्ट कई बार कॉन्फ्रेंस कॉल में रहते हैं, टॉप मैनेजमेंट के साथ में 1-on-1 मीटिंग में रहते हैं और इनको अंदर की खबर बहुत अच्छे से रहती है। तो ये रिसर्च फर्म्स किस तरीके से कंपनीज का रेटिंग दे रहा है, क्या प्राइस टारगेट दे रहा है, इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसे मैंने आपको टीसीएस का बता दिया, इन्फोसिस का आएगा तो मैं देखूंगा, वो भी अगर मैं इन्फोसिस पे यदि बनाता हूं तो उसका भी जरूर मैं आपको दूंगा। तो ये अच्छा, आपका ये एक चीज तो आप ये समझ लीजिए कि इनको अंदर की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रहती है। दूसरी चीज दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत हद तक नंबर क्रंचिंग गेम है। नंबर्स जो है वो आप सही तरीके से आपको निकालने आने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ नंबर ही है, बट कुछ हद तक नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और चूंकि एनालिस्ट लोगों को अंदर की इंफॉर्मेशन रहती है, वो अपना मॉडलिंग जो है, प्रॉफिट मॉडल, रेवेन्यू मॉडल्स, ये जो बनाते हैं इन नंबर्स को लेके, वो काफी हद तक सटीक रहते हैं। तो इसीलिए हमको जो है, जितने भी आप पत्रकार देखोगे, ये कोई मैं ही नहीं करता हूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेके फाइनेंशियल टाइम्स से लेके इकोनॉमिक टाइम्स तक, सीएनबीसी, सब जगह आप देखोगे कि इसी तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग की जाती है इन रिसर्च फर्म्स के रिपोर्ट्स को बेस बना के, जो उन्होंने नंबर दिया है। ठीक है,
तो आप लोग इसको अन्यथा ना लें, चूंकि इनकी पैट अंदर तक है, मैनेजमेंट के साथ में बहुत ही फ्रीक्वेंटली मीट करते रहते हैं, इसीलिए रिसर्च फर्म्स की रिपोर्ट को तवज्जो पत्रकार देते हैं। पहली चीज ये होगी। दोस्तों दूसरा, आप ये बोलोगे कि भाई टीसीएस पे क्यों बना रहा हूं। देखिए क्या है, एक टाइम टीसीएस जो है इंडिया की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी थी, ठीक है। आज टीसीएस जो है मार्केट कैप उसका काफी हद तक गिरा है, एक तिहाई तो मैंने आपको बताया कि 52 वीक में ही गिर गया है, 52 वीक हाई से एक तिहाई लो है। दूसरी बात दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब इतने सालों में मैं अभी देख रहा हूं, मतलब अगर बीच में कभी हुआ होगा तो मुझे ध्यान में नहीं है, परंतु अपने 22-23 साल के जर्नलिस्टिक करियर में रेयरली मैंने ये चीज देखा है कि आईटी कंपनीज जो है वो टॉप 5 निफ्टी के वेटेज में भी नहीं है। आज का यदि हम निफ्टी वेटेज देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस का है, उसके बाद में 3 बैंक्स आते हैं, उसके अंदर में भारतीय एयरटेल आता है, ठीक है। तो आईटी कंपनीज है ही नहीं। 3 बैंक कौन से हैं? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक, और फिर भारतीय एयरटेल। तो ये जो है, मतलब मैं पहली बार देख रहा हूं कि ना टीसीएस है ना इन्फोसिस है, रिलायंस सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनी आज की डेट में 9.19% उसका वेटेज है, एचडीएफसी का 6.59% निफ्टी में वेटेज है, थर्ड नंबर पे भारतीय एयरटेल है, स्ट्रेंज 6.22% है। आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले तक कोई भारतीय एयरटेल को पूछ नहीं रहा था, आज भारतीय एयरटेल का वेटेज जो है वो 6.22% है, थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनी जो है वो आईसीआईसीआई बैंक है, और 5वें नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद 6ठे नंबर पे जो है वो टीसीएस आता है, जिसका वेटेज मात्र 3.88% रह गया है। एसबीआई कई मीलों आगे निकल गया, 4.96% है। आईसीआईसीआई बैंक 5.22% है। तो ये बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूं ऐसा कि इतनी ज्यादा हताशा या निराशा जो है वो हमको नजर आ रही है। आप ये कह लीजिए कि आईटी आईटी एज ए सेक्टर, मतलब टीसीएस नहीं, ओवरऑल आईटी सेक्टर जो है उससे इतनी ज्यादा निराशा मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूं। इनफैक्ट जो टीसीएस के बाद में दूसरी कंपनी जिसका वेटेज निफ्टी में ज्यादा है वो है इन्फोसिस, और वो 12वें नंबर पे खिसक गई है। एक टाइम में टॉप 3 टॉप 4 में रहा करती थी, आज 12वें नंबर पे इन्फोसिस है, 2.25% उसका वेटेज है। आप ये समझ लीजिए अदानी एंटरप्राइजेस का 2.22 है, और उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो इन्फोसिस चल रहा है 2.25 के साथ में। मारुति सुजुकी से नीचे है, सन फार्मा से नीचे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर से नीचे है, यहां तक कि बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टूब्रो से भी नीचे चला गया। तो ये दोस्तों बहुत दिनों बाद जो है मैं देख रहा हूं कि इंडियन आईटी सेक्टर के लिए इतनी ज्यादा हताशा, निराशा जो है वो इन्वेस्टर कम्युनिटी में है, एनालिस्ट कम्युनिटी में है, और वो निफ्टी के वेटेज में हमें नजर आ रहा है। अब 31 जुलाई को रीबैलेंसिंग होगा निफ्टी का, आप लोग को पता है साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी 31 को होता है, एक बार जुलाई 31 को होता है। तो देखते हैं इस रीबैलेंसिंग में क्या वेटेज उभर के आता है। बट आज की डेट में 6ठे नंबर पे टीसीएस, 12वें नंबर पे इन्फोसिस, यानी आईटी सेक्टर उतना मायने ही नहीं रख रहा। सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो बैंकिंग सेक्टर का है 20.5% के आसपास में, फिर आता है ऑयल सेक्टर, क्रूड ऑयल, जिसमें आप ओएनजीसी, रिलायंस ये सब मान लीजिए सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पे खिसक गया है आपका आईटी सेक्टर, जिसका 10% से भी कम है, 9.5% के आसपास। तो दोस्तों ये ओवरऑल मैं जो टीसीएस और आईटी सेक्टर को लेके आपसे बात करना चाहता था, उसमें कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए क्या है, आईटी सेक्टर का वेटेज गिर रहा है, आईटी सेक्टर की कंपनीज का वेटेज गिर रहा है निफ्टी में, आईटी सेक्टर की कंपनीज का मार्जिन गिर रहा है, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि आईटी सेक्टर ही जो है वो बैकबोन है इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर का। लगभग 250 से 300 बिलियन डॉलर बड़ा है इंडिया का आईटी सेक्टर। लगभग 8% इंडिया का जीडीपी जो है वो आईटी सेक्टर से आता है, सॉफ्टवेयर सेक्टर से। तो हम किसी भी तरीके से इस सेक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रेवेन्यू अर्नर है, डॉलर अर्निंग
मतलब डॉलर, प्रीशियस डॉलर जो है वो इंडिया में लेके आता है। तो आईटी सेक्टर जो है वो भले ही अभी थोड़ा सा डावाडोल चल रहा है, बट आप इसको नजरअंदाज नहीं कर रहे हो। अब जैसे सिटी ने दिया या जेफरीज ने 1800 का टारगेट दिया, तो मेरा ये मानना है कि आज 2000 से 2100 के बीच में है, अगर ये 1800 तक आता है तो दोस्तों ये डीप बाय जो है वो बहुत, मतलब ये समझ लीजिए कि डीप बाइंग इसके अंदर में आएगी। बहुत सारे फैमिली ऑफिसर्स, एचएनआईज, इंस्टीट्यूशंस ये घुस जाएंगे स्टॉक में, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अंदेशा अंदाजा है। क्योंकि जो कंपनी 40-50 रुपए डिविडेंड साल में देती है, ठीक है, वो उसका प्राइस 1800 यानी क्या 4% लगभग आपका डिविडेंड यील्ड है, 5% या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। 40-50 तो कम, मैंने बोला मैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव फिगर लेके बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि इस क्वार्टर में 19 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करेगी और उसने 12 रुपए का ही अनाउंस किया। तो अज्यूमिंग कि हर क्वार्टर में 12-12 किए तो 50 रुपए के आसपास में, तो 1800 रुपए पे यदि ये आ जाता है तो लगभग 4% का तो डिविडेंड यील्ड ऐसे ही दिख रहा है। और इतने लो प्राइस पे है तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो वहां प्राइस का फायदा, यहाँ डिविडेंड का फायदा। तो ये दोनों चीज जो है ये मिलके एक बड़ा ही कंपेलिंग बाय जो है वो बना सकता है, यदि 1800 के लेवल पे आया तो। जैसा कि मैं देख रहा हूँ सिटी और ये सब दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरी बात जो है उसको फेस वैल्यू पे लेने की जरूरत नहीं है, आंख मूंद के उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई मैं आपको वैसे ये बता दूं, मैं टीसीएस होल्ड नहीं करता हूं। मैंने टीसीएस के ऑप्शंस खरीदे थे कल, और मैंने इन्फोसिस के भी ऑप्शंस खरीदे थे कल। 13 रुपए 10 पैसे पे इन्फोसिस का ऑप्शन मैंने कल खरीदा था, और आज मार्केट खुलते से ही मैंने यही स्ट्रैटेजी लगा के खोला था कि मार्केट खुलते से ही मैं सेल कर दूंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो भी होगा मैं तुरंत ही उसके अंदर में रिपोर्ट अपना ये बुक कर लूंगा। और मैंने 23 रुपए 23 पैसे पे आज 5 लॉट थे, 2000 थे, मैंने सेल कर दिए, प्रॉफिट लिया, 13 रुपए पे बाय किया था। तो अच्छा खासा 20,000 रुपए के ऊपर ये 5 लॉट पे प्रॉफिट हुआ। टीसीएस का भी जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 62 रुपीज पे बाय किया, पर 62 रुपीज पे सेल किया। कल 30 में कुछ बाय किया था, 34-35 रुपीज में। तो स्ट्रैटेजी जो ये थी कि भाई मार्केट खुलते से सेल कर देना है, और चाहे फायदा हो चाहे लॉस हो। क्योंकि मुझे मालूम है, देखिए एक चीज और आपको बता रहा हूँ, मतलब जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता होगा कि जब इस तरीके का रिजल्ट आता है जहां पे मार्जिन कम होता हुआ नजर आता है, ठीक है, तो भले वो ऊपर स्टॉक गिरे उसके बाद में वो नीचे आते हैं, क्योंकि 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन। ये 3 चीजें हमें किसी भी रिजल्ट के अंदर में देखना चाहिए। हालांकि हर सेक्टर की और बहुत सारी चीजें रहती है, बट ये 3 नंबर्स पे मार्केट किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। तो एबिट मार्जिन कम आया था, तो मैंने सोचा था लॉस हो चाहे कुछ भी हो मैं इसको सेल कर दूंगा, तो सुबह सेल कर दिया। उसके बाद में प्रीमियम इसका वाकई में इरोड हो गया। ये क्लोजिंग जो आई है लास्ट ट्रेड प्राइस वो 31 रुपीज की आई है टीसीएस की, और 62 पे मैंने 9:17 या 9:20 के शुरू के 5 मिनट में सेल कर दिया था। तो आधा हो गया है प्रीमियम, ठीक है। तो आप ये समझिए ना, शुरू के 5 मिनट में जो प्रीमियम था, यानी मार्केट ने शुरू में यूफोरिया दिखाया और धड़ से फिर जो है वो नीचे आया। तो ये जो प्रीमियम आधा हो गया, 31 रुपीज के प्रीमियम पे अब आ गया है। इन्फोसिस 23 से 15 रुपए पे आ गया है। जब तक इन्फोसिस का रिजल्ट नहीं आता ये ऐसे ही झूलता रहेगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, यदि आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये देखना है, जो मुझे लगता है, जो मैं करता हूं, कि डायरेक्शन क्या रह सकता है। डायरेक्शन जो हो सकता है वो आप एक दिन पहले खरीद लीजिए। जैसे मुझे लग रहा था कि बहुत पिट चुके हैं स्टॉक, ऊपर ही जाएगा, थोड़ा ही ऊपर जाए, और ऊपर जाएगा तो मैं शुरू के 2 मिनट 5 मिनट के अंदर में अपना सब स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, लॉस हो तो लॉस, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट। तो डायरेक्शन समझ में आना जरूरी है, ठीक है। एक आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जो यूजुअली पेड वीडियो में मैं बताता हूं, फ्री वीडियो में बता रहा हूं, ताकि बहुत सारे लोग लांछन लगाते हैं कि सिर्फ पैसे वालों की नहीं मैं वीडियो बनाता हूं। जी हाँ, पैसे कमाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, ये बात एकदम सही है। पर यह भी बात सही है कि आप लोगों के पेड वीडियो के पैसे से जो है कोई बहुत ज्यादा मेरे को आमदनी होती नहीं है। एक एक बार में
5-5, 6-6 लॉट्स फ्यूचर्स में मेरे शॉर्ट या लॉन्ग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं पोजीशन किस टाइप की मैं होल्ड करता हूँ। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जब कभी भी प्रीमियम इरोड होता है, तो प्रीमियम इरोड हो मतलब आपने अगर डायरेक्शन पकड़ लिया, रिजल्ट आया, तो मार्केट अगर रिजल्ट बहुत बुरा है तो पुट की वैल्यू तेजी से बढ़ेगी। अगर मार्केट सबड्यूड है तो कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम इरोड होगा, और अगर बहुत अच्छा है तो कॉल थोड़ा ऊपर जाएगा, बट उसके बाद में चूंकि रिजल्ट आ गया है तो वैल्यू नीचे ही आएगी। ठीक है, तो आप बोल रहे हो पुट की वैल्यू क्यों बढ़ती है? क्योंकि पुट जो है वो शॉर्ट साइड के लिए कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा या मार्केट नीचे गिरेगा, यदि या मार्केट नीचे गिरेगा, तो यदि गंदा रिजल्ट आए तो ये एक तरीके की अस्थिरता की स्थिति पैदा करता है। अच्छा रिजल्ट आया है तो हो सकता है आगे अच्छा ना आए, इसलिए यूफोरिया होता है, कॉल बढ़ता है, जो मैंने देखा अभी तक वैल्यू बढ़ता है रिजल्ट के बाद में, उसके बाद में आके वैल्यू इरोड होता है धीरे से। बट यदि रिजल्ट बहुत गंदा आया है तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, फायदा होगा आपको, और वो बहुत ज्यादा इरोड होने के चांस दिखेंगे नहीं। हालांकि हर कॉल और पुट में टाइम फैक्टर मायने रखता है, वो टाइम फैक्टर इरोड होता है तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली जो है वो कम होता चला जाता है। तो दोस्तों ये मोटा मोटी मैं चाहता था कि आपसे आज डिस्कस करूं। दोस्तों आपको मैं ये बताता हूं कि 20 जुलाई को मैंने प्लान किया है एक पेड वीडियो, जो अकाउंटिंग फ्रॉड्स कैसे स्पॉट करना, कहाँ बैलेंस शीट में दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, या आप कह लीजिए जादूगरी, चालबाजी कंपनीज करती हैं, उसके ऊपर में मैं एक वीडियो 20 जुलाई को अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए लेके आ रहा हूं। इस वीडियो की फीस 799 रुपीज है। आप में से जो भी लोग मेरा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वो 799 रुपीज पे करके ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM सिरमौर, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे 1 साल पहले लेक्चर के लिए गया था, मुझे बुलाया गया था, और वहां मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को मैंने दिया था। उसी के ऊपर में ये बेस्ड है। तो इसमें बहुत सारी आपको जानकारियां मिलेंगी। अगर आप नॉलेज के भूखे हैं, अगर आप थोड़ा सा बैलेंस शीट समझना चाहते हैं, यानी जादूगरी चालबाजियां समझना चाहते हैं, तो जरूर इस वीडियो को आप देखिए। मैं इसका प्राइस 1500 रुपए भी रख सकता था, परंतु जान के मैंने कम ये रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसका फायदा उठाएं, समझें, जानें। दोस्तों IIM ने बहुत खर्चा किया था इस लेक्चर के लिए, आप लोगों को ये लेक्चर बहुत कम पैसे में मिल रहा है। तो मैं होपफुल हूं कि आप लोग ये देखना पसंद करेंगे। दोस्तों यदि आप में से कोई भी ये वीडियो देखना चाहता है तो या तो मेरा चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें, प्रीमियम मेंबरशिप 799 रुपीज की है, या फिर आप मुझे 9860317209 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।